नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। उम्मीद है पिछले पिछली जो क्लास हो थी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो पिछले एग्जाम में आए थे। उसी तरीके से हम ये सीरीज आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, जो प्रैक्टिस सेट 2 है, इसमें हम लोग करेंगे क्रॉप रोटेशन और क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पर जितने भी क्वेश्चन अभी तक के आपके आए हुए, चाहे वो टीजीटी में आए हों, चाहे पीजीटी में आए हुए हों या यूपी पीसीएस में आए हो, तो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, और इससे और भी क्वेश्चन जो भी बनते रहेंगे हम आगे की क्लासों में आपको टॉपिक वाइज लाते रहेंगे। ठीक है, जो कि पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, जिससे आप उसका लेवल भी देख सकें और किस पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजें आप जान सकें और उसको एक डिटरमाइन कर सकें कि किस आधार पे हमें पढ़ाई करनी, किस आधार पे हमें चीजें आगे फॉलो करनी। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सस्य विज्ञान जनक का पिता किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है जेंथ्रोटूल, पीटर डी क्रेसेंजी, डी कैंडोर, निकोलस। और ये क्वेश्चन आपका एलटी 2018 में, ठीक है, एलटी 2018 में, डी ट्रिपल एस बी 2015 में पूछा गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है जेंथ्रोटूल, दूसरा डी पीटर डी क्रेसेंजी, डी कैंडोल है, निकोलस है। ठीक है, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इसके पिता किस कौन होते हैं, पीटर डी क्रेसेंजी। कौन है, पीटर डी क्रेसेंजी। इनकी एक बुक है ऑपस रूरेलियम कामोडारम, ठीक है, वो भी बहुत फेमस है, पूछ ली जाती है। साथ ही साथ जेंथ्रोटूल जो है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें खरपतवार विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, जेंथ्रोटूल को क्या कहा जाएगा, खरपतवार विज्ञान का पिता कहा जाएगा। डी कैंडोल, इन्होंने जो हमारे कृषि योग्य जो पौधे हुए उनके उत्पत्ति स्थान के आधार पर इन्होंने कुछ खोज में अपना योगदान दिया। साथ ही साथ निकोलस ने जो है, जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है उससे संबंधित वैज्ञानिक हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ हमारे और वैज्ञानिक आते हैं, पिता आते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। जनक जैसे आता है मृदा विज्ञान के जनक, ठीक है, फादर ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के फादर कौन कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ये है वीवी डाकूचेव। कौन है, वीवी डाकूचेव। वीवी डाकूचेव को क्या कहा जाता है, सॉइल साइंस का फादर कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ एक आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटमोलॉजी के फादर। एंटमोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है विलियम किर्बी। WILLM, विलियम किर्बी को क्या कहा जाता है, एंटमोलॉजी का फादर ऑफ एंटमोलॉजी कौन होगा, विलियम किर्बी हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो प्लांट पैथोलॉजी है, ठीक है, जो प्लांट पैथोलॉजी है उसके फादर किसे बोला जाएगा, उसके फादर हो जाएंगे एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी, एंटोन डी बेरी को क्या कहते हैं, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, तो इतने हमें पता होगा। सस्य विज्ञान तो हमें पता ही, पीटर डी क्रेसेंजी, इनकी एक बुक है ऑपर रूरेलियम कामोडारम। सोयल साइंस वीवी डाकुचो। जेंथ्रोटूल क्या है, खरपतवार विज्ञान के पिता हैं। एंटोमोलॉजी विलियम किर्बी। प्लांट पैथोलॉजी संबंधित कौन है, एंटोन डी बेरी। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, तो सब, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2013 में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जो खरीफ फसल होती है, जो फसलें होती हैं वो ऋतुओं के आधार पे कितने भागों में, 3 भागों में बांटी गई। ठीक है, अगर हम फसलों की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम फसलों की बात करते हैं, ठीक है, तो जो ऋतुएं हैं, ठीक है, ऋतुओं के आधार पे 3 भागों में बांटी गई। ऋतुओं के आधार पे कितने भागों में बांटी गई हैं, ऋतुओं के आधार पे। ठीक है, सीजन के आधार पे ऋतु बोल दें, ऋतुओं के आधार पे 3, एक हो गया खरीफ, एक हो गया रबी, और एक हो गया जायद। खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, अगर खरीफ की बात करते हैं, जो इसका टाइम रहता है ये जून से लेके सितंबर तक रहता है। जून से लेके सितंबर तक का जो टाइम रहता है वो खरीफ का रहता है। ठीक है, रबी की बात करते हैं, ये अक्टूबर से लेके फरवरी लास्ट या मार्च तक थोड़ा टाइम रहता है, तो इसे लगभग हम लोग मार्च बोलते हैं। ठीक है, और जायद की बात करते हैं तो ये मार्च से लेके, इसका टाइम जो होता है मार्च से लेके ये जून तक रहता है। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग हो गई हमारे सीजन के आधार पे फसलों की। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो खरीफ फसल है वो कैसे, जो खरीफ सीजन में फसलें उगाई जाती है, ज़्यादातर मानसून सीजन में उगाई जाती है। मानसून सीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और गर्मी का सीजन
जो है धीरे धीरे कम होकर मानसून का सीजन स्टार्ट, ज़्यादा पानी चाहने वाली फसलें होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन कौन सी फसल ऐसी है जो खरीफ की फसल है और कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, तो मूंगफली ये खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ की फसल है, और मक्का तो तीनों सीजन में भी उगाई जाती है। ठीक है, अलसी ये खरीफ की फसल नहीं है, अलसी जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। धान ये भी खरीफ की फसल है। ठीक है, तो जो हमारी अलसी हो गई ये खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, अगर हम खरीफ फसलों की बात करते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं। अगर हम खरीफ फसलों की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करेंगे खरीफ फसलों की, ठीक है, तो खरीफ फसलों में हमारी कौन कौन सी फसलें आ जाएंगी, जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, कॉटन कपास जिसे बोलते हैं वो आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, ग्वार आ जाएगा, सनई आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ और कई सारी फसलें हमारी, जैसे दाल वाली फसलों में कुछ, जैसे अरहर बहुत फेमस फसल है वो आ जाएगी, अरंडी आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो सारी फसलें हैं हमारी काहे की हैं, खरीफ फसलें हैं, और भी फसलें हैं, लेकिन इतना जो ये जो फसलें हैं जो मैंने आपको बता दी, और भी सारी फसलें हैं, लेकिन ये जो फसलें हैं ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और ये फसलें आपकी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इन फसलों से कौन सी खरीफ है, कौन सी रबी है, कौन सी जायद है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा, हमारे हमने क्या बोला था, दूसरी हमारी जो ऋतु थी वो कौन सी थी, रबी। ठीक है, दूसरी ऋतु हमारी कौन सी थी, रबी। ठीक है, रबी का मौसम क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, अक्टूबर से लेके लास्ट फरवरी तक होता है, या थोड़ा सा मार्च तक होता है, यानी अगर ठंडी का मौसम होगा। ठीक है, अक्टूबर से ठंडी स्टार्ट हो जाती है, ठंडी का मौसम होगा। इसमें हम लोग क्या उगाते हैं, जैसे गेहूं, जौ, सरसों, जितनी भी हमारी कोल क्रॉप्स होती है, कोल क्रॉप्स का मतलब गोभी वर्गीय जितनी फसलें होती हैं। ठीक है, ये तो हॉर्टिकल्चर में आ गए। हम अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें आलू आ जाएगा। ठीक है, इसमें तंबाकू आ जाएगा, चुकंदर आ जाएगा। ठीक है, अलसी, अलसी अभी मैंने आपको बताया था, अलसी काहे की है, रबी की है। ठीक है, तो ये सारी की सारी फसलें किस में आ जाएंगी, रबी में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम जायद की बात करते हैं, साथ ही साथ हम आपको बता दें जायद, जायद के बारे में, जो जायद है। ठीक है, जायद में जितनी भी कुकुर बिटेसी कुल की, किसकी, कुकुर बिटेसी कुल की, वो सारी की सारी फसलें किस में आती हैं, जायद में आती हैं। कौन कौन सी फसलें आती हैं कुकुर बिटेसी में, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, मूंग, कद्दू, तुरई, लौकी, खीरा, करेला, ये सारी की सारी फसलें किस में आ जाएंगी, ये सारी की सारी फसलें हमारी जायद में आ जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और याद हो गया हो कौन कौन सी फसल किस ऋतु में आती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलसी, अलसी जो किस में आती है, रबी में आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशंस आर मीन्ट फॉर, जो अंतरा सस्यन क्रियाएं होती हैं उनका अर्थ क्या होता है, रॉगिंग, थिनिंग, डिस्ट्रॉइंग वीड्स, मेंटेनिंग ऑप्टिमम प्लांट स्टैंड। ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2016 में आ चुका है। मतलब उनका कार्य क्या होता है, वो रॉगिंग करती हैं, खुरदुरा करती हैं, वो थिनिंग करती हैं, विरलन मतलब दूर दूर कर देती हैं, खरपतवारों को नष्ट करती हैं, या अनुकूलतम पौधे का जो स्टैंड होता है या ऑप्टिमम जो मेंटेन होता है पौधे की दूरी जो होती है उसको मेंटेन करती हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन काम जो होता है ये होता है डिस्ट्रॉइंग वीड्स। ठीक है, मतलब खरपतवारों को नष्ट करने का काम क्या होता है, इंटर कल्टीवेशन का काम होता है। किसका होता है, इंटर कल्टीवेशन। इंटर का मतलब होता है कि जो हम फसलों के बोने के बाद जो उसमें हम सस्यन जो भी कल्टीवेशन या जो भी हम कल्चर क्रियाएं करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंटर कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब फसल हमने सोइंग कर दी, फसल हो गई, बड़ी हो गई, उसके बाद हम लोग उसमें जो भी कल्टीवेशन करते हैं उसे हम लोग इंटर कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये खरपतवारों को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, खरपतवारों को नष्ट करने का काम करता है। रॉगिंग क्या होता है, रॉगिंग का हम लोग जैसे हमें कोई खरपतवार दिखा, हमने उठा के खेत के बाहर फेंक दिया, मतलब उस फील्ड से खरपतवार को हटाना, उसे कहते हैं रॉगिंग। ठीक है, थिनिंग का, विरलन का मतलब
जो हमारी फसल है, मेन क्रॉप है, उसकी जो डिस्टेंस है उसको दूर दूर कर देते हैं, ठीक है, या उनकी डिस्टेंस अनुकूलतम तापमान पे कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉइंग वीड्स। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आलू गन्ना की सह फसल प्रणाली है। आलू गन्ना की सह फसल फसल प्रणाली है, ये किस ऋतु की है, शरद ऋतु की है, जायद ऋतु की है, बसंत ऋतु की है, या वर्षाकालीन है। अभी मैंने आपको बताया जो आलू है ये कब उगाया जाता है, ठंडियों में। गन्ना भी कब लगाया जाता है, ठंडियों में। हालांकि तीनों सीजन में गन्ना लगाया जाता है, लेकिन मेनली जो लगाया जाता है वो कब लगाया जाता है, अगर आलू के साथ लगाया जाएगा तो कब सह फसल की करेगा, तब ये करेगा ठंडी में, ठीक है, या जिसे हम बोलते हैं रबी सीजन में। तो अगर हम बात करें रबी सीजन की, तो ये किस में आता है, शरद, किस में आएगा, शरद ऋतु में आ जाएगा, ठीक है। तो किस में आ जाएगा, ठंड, शरद ऋतु की ये सह फसली प्रणाली हो जाएगी, इसकी शरद ऋतु की, ठीक है। अब हम बात करते हैं गन्ने की। अब हम जैसे हम लोग क्या करते हैं, कूड़ कूड़ में गन्ने की बुआई करते हैं, ठीक है। कूड़ में मान लो हमने ये कूड़ बना दिया, ठीक है, मान लो हमने ये पूरा कूड़ बना दिया, ठीक है, हमने ये पूरा कूड़ क्या किया, ये पूरा कूड़ बना दिया, ये इसमें भी हमने ये बना दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो बीच बीच में क्या, हम इसमें तो हमने गन्ना बो दिया, इसमें हमने क्या कर दिया, गन्ने की बुआई कर दी। और जो ये हम मेड़ चढ़ाते हैं साइड में, ठीक है, ये जो हमारी मेड़ चढ़ती है, इस पे हमने क्या कर दिया, इस पे हमने आलू की सोइंग कर दी, ठीक है। आलू की जो है हमने उसको ट्रांसप्लांटिंग कर दी, आलू की क्या कर दी हमने, ट्रांसप्लांटिंग कर दी। तो ये जो हमारी जो ये हमारी फसल हो गई, इसे हम लोग कहते हैं सह फसली प्रणाली। इस मेथड को क्या कहेंगे, सह फसली प्रणाली कहते हैं, ठीक है। मतलब दो फसलों को एक साथ बोना जो कि एक ही सीजन की हो, एक दूसरे को हार्म ना करती हो, उसे हम लोग कह देंगे सह फसली प्रणाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पिछली फसल की कटाई के पूर्व उसी फसल में या उसी खेत में अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है, ठीक है। मान लिया हमारी एक फील्ड है, ठीक है, इसमें हमारी पहले की फसल जो है खड़ी थी, ठीक है, पहले की फसल लगी ही थी, पक गई है, लेकिन हमने उखाड़ा नहीं है, साइड में हमने उसी खड़ी फसल में अपनी दूसरी फसल को हमने सोइंग कर दी, दूसरी फसल की हमने क्या कर दी, सोइंग कर दी, ठीक है। तो इस प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है सह फसली, मिलवा खेती, सह फसली होगा, मिलवा खेती होगा, अविराम खेती होगा, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका एलटी 2018 और यूपी टीजीटी 2003 में आया हुआ है। तो इसे हम लोग कहते हैं अविराम खेती, अविराम खेती कहेंगे, या इसे हम लोग रिले क्रॉपिंग कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिले क्रॉपिंग कहेंगे, रिले क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। मिलवा खेती का मतलब होता है मिक्सचर, मिक्स बोते हैं, तो मिक्स तो होगा नहीं क्योंकि ये फसल उग गई है, हार्वेस्ट होने के लायक है, और उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, बुआई कर देते हैं। सह फसली मैंने आपको बताया एक साथ फसलों को उगाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है रिले, रिले दौड़ आप लोग जानते हैं, जिसमें मान लो 400 मीटर दौड़ना होता है, चार लोग दौड़ने वाले थे, 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर। तो यहाँ से दौड़ने वाला एक मशाल लेके जाता है, एक यहाँ पे खड़ा होता है, उसे मशाल दे देता है, फिर ये फिर मसाल आगे वाले को दे देता है, ये मसाल आगे, फिर जो लास्ट में सबसे पहले यहाँ पहुंच जाता है वही टीम क्या होती है, जीत जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं रिले रनिंग, ठीक है। इसी के आधार पे हमारी जो है फसल प्रणाली बनाई गई, जिसे हम लोग कहते हैं रिले क्रॉपिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन इन द वाटर, ठीक है, मतलब पानी में खेती करने की तरीकों को या खेती करने के मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, एरोपोनिक्स, जियोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, या मोनोपोनिक्स। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक है, पोनिक्स का मतलब होता है खेती करना, ठीक है। जब हम पानी में खेती करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। एरोपोनिक्स मतलब हम वायु में खेती करते हैं, ठीक है, वायु में खेती करते हैं, या हवा में खेती करते हैं, हवा में खेती करते हैं। जियोपोनिक्स मतलब हम मृदा में खेती करते हैं, या धरती से जुड़ी हुई खेती करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं जियोपोनिक्स, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ विल्ट, पिजन पीस शुड बी इंटरक्रॉप्ड विथ। इसमें ये कहा जा रहा है जो हमारा उकठा होता है, ठीक है, किसमें लगता है, अरहर में। तो अरहर में
ऐसी कौन सी हम सह फसली खेती या ऐसी कौन सी फसल उगाएं जिससे हम उकटा जो हमारा विल्ट होता है, इससे हम लोग क्या करें, इससे हम लोग को निजात मिले। ऐसी कौन सी हम अरहर के साथ फसल लगा सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है मूंग, उर्द, मेज, सोरगम। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये इसके साथ कौन सी फसल में हम लगा सकते हैं? सोरगम को हम लोग लगा सकते हैं। सोरगम को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वार बोलते हैं। ठीक है, तो अरहर के साथ हम लोग क्या लगा सकते हैं? सोरगम लगा सकते हैं। और ये दोनों फसलें कौन से सीजन की हैं? ये दोनों फसलें खरीफ सीजन की हैं। दोनों फसलें किस सीजन की? खरीफ सीजन की फसलें हैं। ठीक है, खरीफ ऋतु की फसलें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? द क्रॉपिंग सिस्टम इन विच फील्ड क्रॉप आर अल्टरनेटेड विद द पास्चर क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड। वह फसली प्रणाली जिसमें खेती हर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेती में वैकल्पिक रूप में उगाई जाती, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिल्वी कल्चर कहेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री कहेंगे, एबोरी कल्चर कहेंगे, या ले फार्मिंग कहेंगे? सिल्वी कल्चर कहेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री कहेंगे, एबोरी कल्चर कहेंगे, या ले फार्मिंग? उसे हम लोग कहते हैं ले फार्मिंग। क्या कहते हैं? ले फार्मिंग। ले फार्मिंग का मतलब होता है जहां हम चारे वाली फसलें उगाते हैं। ठीक है, ये भी यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ। सिल्वी कल्चर क्या होता है? सिल्वी कल्चर जो होता है, हम जब वन फसलों की खेती करते हैं। ठीक है, जब हम वन फसलों की खेती करते हैं उसे हम लोग कहते हैं सिल्वी कल्चर। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री जो होता है, इसमें हम लोग ट्री लगाते हैं। ट्री के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं? ट्री के साथ साथ हम लोग क्रॉप को भी ग्रो करते हैं। ठीक है, जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं इन्हें भी ग्रो करते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर वाली क्रॉप वाली फसलें, और फॉरेस्ट्री का मतलब होता है जो फॉरेस्ट वाले ट्री होते हैं। ठीक है, एबोरी कल्चर जो होता है, इसमें हम लोग ट्री के साथ क्या करते हैं? श्रब्स लगाते हैं। श्रब्स का मतलब होता है जो झाड़ी नुमा पौधे होते हैं उनको लगाते हैं ट्री के साथ, उसे हम लोग कहते हैं एबोरी कल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ले फार्मिंग इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक। फसल चक्र को क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि फसल को बदल बदल कर बोना। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर एक ही फसल, मान लो हमने मक्का उगाया, ठीक है, मक्का हमने लगाया, ठीक है, ग्रो किया, तो बार बार अगर हम मक्के की फसल को ही बोएंगे तो इसकी जो, सबसे पहले इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो उतनी रहेगी, जो जो इसकी जड़ों का जो गहराई है वो उतनी रहेगी, जो जो इसे सस्य क्रियाएं चाहिए वो उतनी रहेगी, इसका प्रोडक्शन भी उतना ही रहेगा। तो ये जो बार बार अगर हम इसे उगाएंगे तो ये हमारी जो सॉइल है उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी फर्टिलिटी है, उसको क्या करेगा? धीरे धीरे डिक्रीज कर देगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? क्रॉप रोटेशन को अपनाते हैं। क्रॉप रोटेशन, मान लो हमने पहले गहरी जड़ वाली फसल बो दी, उसके बाद हमने उथली जड़ वाली फसल बो दी, कहीं हमने कम सिंचाई वाली फसल बो दी, कहीं हमने ज्यादा सिंचाई पानी वाली फसल बो दी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं? फसलों को बदल बदल कर बोते हैं। तो उसी के आधार पे क्वेश्चन आया हुआ है कि फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक कौन सा होता है? कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो इफेक्टिव होता है? आपके पास ऑप्शन है सॉइल या मृदा, क्लाइमेट हो गया, सिंचाई साधन हो गया, या उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2003 में आया हुआ है। कब? यूपी पीजीटी 2003 में आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, सारे के सारे विकल्प जो होते हैं, जो भी सॉइल है, क्लाइमेट है, सिंचाई के प्रबंध है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इफेक्टिव होते हैं क्रॉप रोटेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज डील बिटवीन। जो अनुबंधित कृषि है किसके बीच समझौता किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है। ये उत्पादक और प्रयोजक कंपनियों के बीच में, या प्रोड्यूसर या स्पॉन्सर्ड कंपनीज के बीच में, प्रोड्यूसर्स या मीडिएटर्स के बीच में, मीडिएटर्स या कंपनीज के बीच में। ठीक है, तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्पादक जो होगा और जो स्पॉन्सर करेगा उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं? डील करते हैं। मतलब मान लो कोई एक एक्स कंपनी है, ठीक है, इसको ये अपनी फैक्ट्री में बाई प्रोडक्ट किसी फसल के लिए बनाना चाह रहा है। ठीक है, मान लो इसे बनाना है आटा। अपनी फैक्ट्री में क्या बनाना है? आटा, एक अच्छा आटा बना के मार्केट में बेचना है इस कंपनी को। तो ये दूसरे से न खरीद के अपनी ही जमीनों पे, जहां पे इसने खरीदा है या जहां पे किसान खेती कर रहे हैं, उनसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है,
और उनसे कहेगा कि हम आपको इतने पैसे देंगे और आप हमें ये फसल उगा के दो, ठीक है। तो पैसों की एवज पे जो भी हमारे किसान या जो भी उत्पादक होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, फसलों को उगाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फसलों को उगाते हैं और फिर कंपनीज को दे देते हैं। उसकी एवज पे उनको कंपनीज क्या करती हैं, फंड करती हैं, स्पॉन्सर करती हैं, पैसा देती है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हम लोग इसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना कि इतने टाइम के बीच में ये काम करना है, ये काम करना है, इसके एवज पे आपको आप कुछ लेते हैं उनसे। उसी तरीके से ये भी चीज होती है, ये भी फार्मिंग होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, पल्सेज आर प्रिफर्ड इन क्रॉपिंग सिस्टम एज दे आर। जो दालें होती हैं फसली, जो हमारा पल्सेज सिस्टम होता है उसमें क्यों उनकी प्राथमिकता या उन्हें प्राइमरी समझा जाता है? वो प्रोटीन में अधिक होती हैं, उनके अंदर प्रोटीन अधिक होती है इसलिए, या वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती हैं इसलिए, मतलब लघु अवधि वाली होती हैं, या ड्रॉट रेसिस्टेंट होती हैं इसलिए, या फर्टिलिटी रेसिस्टेंट क्रॉप होती है इसलिए। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2016 में आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्टिलिटी रेसिस्टेंट क्रॉप होती है। फर्टिलिटी रेसिस्टेंट का मतलब होता है ये उर्वरता को बनाए रखती है या उर्वरता को रिस्टोर करती है। मतलब क्या हो गया, जो हमारी दलहन वाली फसलें होती हैं, पल्सेस जो होती हैं, उनकी जो जड़ होती है उनमें क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वो हमारी जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करता है, स्थिरीकरण करने का या फिक्सेशन करने का कार्य करता है, ठीक है। जो हमारी इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन उसको फिक्स करने का काम कौन करता है, राइजोबियम करता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। तो इसीलिए दलहनी फसलों को क्या बोला जाता है, ये उर्वरता को रोके रहती है या रेसिस्टेंट फर्टिलिटी वाली क्रॉप्स होती है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, रिपीटेटिव ग्रोइंग ऑफ सेम क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ओवर सेवरल ईयर्स इज नोन एज। मतलब एक ही फसल को, ठीक है, हर साल लगातार बोते रहना, इस साल भी बोया वही फसल, अगले साल भी लगा दी वही फसल, अगले साल भी बुआई कर दी, उसी फसल को हमने अगले साल भी बुआई कर दी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन इतना सरल सा क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016, यूपी टीजीटी 2011 में आया हुआ है। उसको हम लोग मोनोक्रॉपिंग कहेंगे, सोल क्रॉपिंग कहेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे, या प्योर क्रॉपिंग कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहेंगे, उसको हम लोग मोनोक्रॉपिंग कहेंगे। सोल क्रॉपिंग का मतलब होता है हम एक निश्चित समय में एक खेत में एक ही फसल को बोते हैं। ऐसा नहीं कि वो लगातार बोते रहते हैं, नहीं, एक ही समय में एक ही निश्चित फसल को एक ही बार बोते हैं, ठीक है। उसके आगे आने वाले सीजन में अगली फसल को बुआई कर देंगे, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग, एक साथ कई फसलों की बुआई की जाती है, उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनोक्रॉपिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम, सर्वाधिक जो धारणी कृषि सिस्टम है या एग्रीकल्चर मेथड है वो कौन सा है? LEIA है, या LEIS है, लीसा है, या LEIA है, या नॉन ऑफ दीज है? ये क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ है। तो सबसे इफेक्टिव जो है वो क्या है, लीसा, LEISA। इसका फुल फॉर्म जो होता है उसको कहते हैं लो एक्सटर्नल लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल, ठीक है, इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। लीसा का फुल फॉर्म होता है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। ये सबसे अच्छी कृषि पद्धति मानी जाती है। और ये होती क्या है, इस प्रणाली में होता क्या है? इसमें ये होता है कि इसमें हम जो कॉस्ट, जो लागत हमारी होती है वो कम से कम होती है, लेकिन जो पैदावार होती है वो इससे लागत की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिकाऊ खेती भी कहते हैं। इसी को हम लोग लीसा भी बोल देते हैं। इसी को हम लोग अगर फुल फॉर्म की बात करें तो लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो लीसा को ही क्या बोल देते हैं, टिकाऊ खेती बोल देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कैटेगरी ऑफ प्लांट कंपटीशन इन विच यील्ड ऑफ ईच स्पीसीज इज ग्रेटर एक्सपेक्टेड, ठीक है। मतलब जो पादप की प्रतिस्पर्धा होती है, जो प्लांट की कंपटीशन होता है,
ठीक है, उनके वर्गों में जिसमें प्रत्येक प्रजाति का उत्पादन उम्मीद से अधिक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअल इनविटेशन कहते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन कहते हैं, कंपनसेशन कहते हैं, या ऑल ऑफ दिस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन, इसको हम लोग क्या कहेंगे? म्यूचुअल कोऑपरेशन कह देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? ठीक है, मतलब फसल प्रणाली का मतलब ये है कि कौन सी फसल किसके बाद सबसे ज्यादा बोई जाती है। मक्का गेहूं, धान गेहूं, धान धान धान, या धान तिलहन। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2013 में आया। तो सबसे ज्यादा जो इसका क्षेत्रफल है वो किसका है? धान और गेहूं का। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? धान और गेहूं का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। ठीक है, वही अगर बात करते हैं धान और गेहूं की, तो अगर हम बात करें धान गेहूं की, ठीक है, तो ये जो सबसे ज्यादा बहुतायत में उगाया जाने वाला इंडिया में, ठीक है, सबसे ज्यादा बहुतायत में उगाया जाने वाला इंडिया में ये फसल प्रणाली है। ठीक है, मतलब आप लोग भी देखते होंगे अपने क्षेत्र में धान के बाद सीधे गेहूं की बुआई कर देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं सोचते हैं, गेहूं की बुआई कर देते हैं। अगर सरसों भी बोना तो बुआई करनी होती है, अगर सरसों की भी, तो खेतों के चारों ओर बुआई कर देते हैं, लेकिन गेहूं हमें बोना ही बोना है। ठीक है, तो ये जो फसल प्रणाली है ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, विचरण खेती का पर्यायवाची क्या है? विचरण खेती को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं झूमिंग खेती। विचरण को हम लोग क्या कहते हैं? झूमिंग खेती कहते हैं। ठीक है, विचरण को हम लोग क्या कहेंगे? झूमिंग खेती कहते हैं। ठीक है, ये होती क्या है? हम लोग देखते हैं जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, ठीक है, मतलब जो पूर्वोत्तर भारत का जो एरिया है वहाँ क्या है? बहुत जंगली इलाका है। जंगली इलाके में जो हमारे किसान या जो हमारी जनजातियां क्या होती हैं, जंगलों में रहती हैं, वो क्या करती हैं? खेती करती हैं। मान लो ये जंगल है, यहाँ पे लगा हुआ जंगल है खूब सारा, ठीक है, मान लो यहाँ कोई प्रजाति रह रही, उसने खेती की, खेती करने के लिए उनको क्या काटना होगा? जंगल काटने होंगे। उन्होंने पेड़ काटे, अपनी खेती की, अपनी फसल उगाई। अब जब यहाँ पे फसल उगाई तो फसल जो न्यूट्रिएंट लेगी वो इसी की जमीन से लेगी, यहाँ की भूमि से, यहाँ की सॉइल से ही तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगी, या पोषक तत्वों को यहीं की जमीन से ही तो लेगी। तो जब यहाँ की जमीन से पोषक तत्व लेती रही फसल, तो यहाँ की जमीन में पोषक तत्वों की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। तो जब कम हो जाएगी तो यहाँ पे फसल उगाना क्या होगा? संभव नहीं होगा। तो संभव नहीं होगा तो यहाँ की जो खेती है, अब ये किसान दूसरी जगह उस खेती को शिफ्ट कर देंगे और दूसरी जगह जाके जंगल काटेंगे, पेड़ काटेंगे, और दूसरी जगह जाके वहीं पे क्या करेंगे? जहाँ पे न्यूट्रिएंट, क्योंकि जंगल है था, पेड़ काटे, वहाँ पे न्यूट्रिएंट था, फिर वहीं पे जाके खेती करने लगे। इसी तरीके से वहां पर भी अगर न्यूट्रिएंट कमी हो जाती तो उसके अलावा उसके आगे वो दूसरी जगह पे जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? शिफ्ट करते रहते हैं, मतलब अपनी खेती को यहाँ से वहां शिफ्ट करते रहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। ठीक है, ये ज्यादातर उत्तर पूर्वोत्तर भारत में मिला दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, धान गेहूं मूंग फसल चक्र की फसल सघनता क्या है? फसल चक्र की फसल सघनता क्या है? ठीक, किसकी? धान गेहूं मूंग की। फसल सघनता का मतलब होता है क्रॉप इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं क्रॉप इंटेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉप इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, क्रॉप इंटेंसिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ क्रॉप, नंबर ऑफ क्रॉप। ठीक है, क्या होता है? नंबर ऑफ क्रॉप बटे नंबर ऑफ ईयर इनटू 100। ऐसे हम लोग क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालते हैं। जैसे हमारी नंबर ऑफ क्रॉप कितनी है? धान गेहूं मूंग कितनी क्रॉप है? 3। नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर में उगाई जाएंगी? ये भी 3 से 4 महीने की होती है, ये भी 3 से 4 महीने की, ये भी 3 से 4 महीने की होती है। तो यानी कि एक ही साल में तीनों क्रॉप उगाई जा सकती है। ठीक, एक ईयर हो गया, और इंटू 100। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसका जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगी, कितनी आएगी? 300% इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो जाएगी। कितनी? 300% इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो जाएगी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी यूपी टीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगर एग्जाम देने जा रहे हैं कहीं पे भी, तो छोटे छोटे फार्मूले हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला है। ठीक है, वहीं अगर एक और फार्मूला आपका होता है, ठीक है, वो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग को आपको बताएंगे। ठीक है, जो सस्य सघनता होती है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है,
इसी तरीके से कई सारे फार्मूले जो एक हमारा आता है, किस पे बेस आता है, एक हमारा फर्टिलाइजर के बेस पे आता है फार्मूला, क्वेश्चन आते हैं उसके बेस पे आपको भी याद करके जाना है। एक हमारे जो पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, उसके आधार पे आता है, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए अगर आप क्वेश्चन जो एग्जाम अटेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये सारी सारी चीजें मैं आपको इसी सीरीज में ही बता दूंगा, ये जो हमारी मॉक सीरीज चल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है, ठीक है। टमाटर में क्या लगता है, बेधक लगता है, ठीक है। बेधक क्या होता है, एक कीट होता है। बेधक क्या होता है, कीट होता है। बेधक क्या होता है, कीट होता है, इंसेक्ट लगता है। उसको बचाने के लिए हम टमाटर के साथ कौन सी फसल को उगा सकते हैं, टमाटर बैंगन को, टमाटर गेंदा को, टमाटर गुलाब को, टमाटर मिर्च को। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2013 में आया हुआ है। तो इसके साथ हम लोग टमाटर गेंदा को उगा सकते हैं, ठीक है। गेंदा क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है इस कीट को, तो ये क्या होता है, ये टमाटर में नहीं लगता है। ये जो बेधक कीट होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है उसका होता है हेलिकोवर्मा आर्मीजेरा। आर्मी जेरा, हेलिकोवर्मा आर्मी जेरा, ठीक है। ये क्या होता है, टमाटर में पीले लंबे जो टमाटर होता है, इसको क्या करता है, ये टमाटर में छेद कर देता है। टमाटर में क्या करता है, छेद कर देता है, जिससे टमाटर क्या होता है, खराब हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैरीगोल्ड का प्लांट टमाटर के साथ लगाते हैं, जिससे कि अट्रैक्ट होकर मैरीगोल्ड पे ही रह जाता है और टमाटर की फसल हमारी बच जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एक भूमि पर एक ही वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें उगाना। एक भूमि पर एक ही वर्ष में, मतलब मान लो ये हमारा लैंड है और एक ही साल में इसी लैंड पे एक से अधिक फसलें उगाना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिले क्रॉपिंग कहेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे, या मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं, या यूपी, ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2013 में आया हुआ है, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या कहेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। कंफ्यूज मत होना, मिक्स्ड क्रॉपिंग मल्टीपल क्रॉपिंग अलग अलग है। मिक्स्ड क्रॉपिंग जो होता है, मान लो हमने एक ये फसल लगा दी, ठीक है, और साइड में हमने एक ये फसल लगा दी, साइड में हमने क्या कर दिया, ये फसल लगा दी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गई, क्योंकि एक साथ हमने दो फसलें लगाई, ठीक है। अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करते हैं, तो मल्टीपल क्रॉपिंग में आता है कि हमने फसलें जो है एक साल में एक फसल जो है, एक से ज्यादा फसलें एक ही साल में हो गई, ठीक है। हमने बोई तो एक ही फसल एक साथ, हमने सिंगल फसल एक बार बोई, लेकिन अगर उसका सीजन खत्म हो गया तो हमने दूसरी फसल उसी खेत में बुआई कर दी, उसका सीजन खत्म हो तीसरी फसल उसी खेत में बुआई कर दी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स डी ग्रुप्ड बाय कजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो मैंने कल आपको बताया था, जोधपुर राजस्थान में है। द पोटेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम इन द कोल्ड एरिड जोन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। मतलब ये कह रहा है जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन कजरी के द्वारा दिया गया है, ठीक है, तो उसमें जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है, कहाँ, कोल्ड और एरिड जोन में। कोल्ड का मतलब होता है ठंडे प्रदेशों में, जो जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर मेंशन किया गया है, जो जम्मू कश्मीर में जो क्रॉपिंग सिस्टम होगा वो कैसा होगा, नो क्रॉपिंग सिस्टम होगा, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम होगा, इंटर क्रॉपिंग सिस्टम होगा, डबल क्रॉपिंग सिस्टम होगा। एक बार फिर से ऑप्शन सुन लीजिए, नो क्रॉपिंग सिस्टम, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम, इंटर क्रॉपिंग सिस्टम, या डबल क्रॉपिंग सिस्टम। इसमें कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम अपनाया जाएगा, तो इसमें कोई भी क्रॉपिंग सिस्टम नहीं अपनाए जाते हैं, क्योंकि ये कोल्ड और एरिड रीजन है, कहाँ का, जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो इसमें कोई भी क्रॉपिंग सिस्टम नहीं अपनाया जाता है, ठीक है। सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, एक ही क्रॉप को उगाना। इंटर क्रॉपिंग सिस्टम, एक क्रॉप के अंदर दूसरी क्रॉप को लगाना, उसे इंटर क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। डबल क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, दो क्रॉपों को उगाना एक साथ। ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट एसआरएफ आईसीआर 2021 में आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, लीसा किससे संबंधित है। लीसा जो है, अभी मैंने आपको बताया था लीसा किससे संबंधित है, ठीक है। मॉडर्न एग्रीकल्चर से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, एग्रो फार्मिंग से, इनलैंड फिश फार्मिंग से, ठीक है। इन चार ऑप्शनों में किससे संबंधित है लीसा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2013 और यूपी पीसीएस प्री 2003 में आया हुआ है। तो लीसा जो है ये एग्रो फार्मिंग से संबंधित है। लीसा किससे संबंधित है, ये एग्रो फार्मिंग से संबंधित होता है, ठीक है।
मॉडर्न एग्रीकल्चर आप तो जानते ही हैं कि मॉडर्न एग्रीकल्चर आजकल आजकल जो एग्रीकल्चर होगी बहुत से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, बहुत से ऐसे टेक्निक हैं, बहुत से फर्टिलाइजर जो हो आ गए हैं, बहुत सारी ऐसी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली जो हमारी क्रॉप्स आ गई हैं, जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स आ गई, तो जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप लोग जानते हैं कि बिना केमिकल के हम लोग फार्मिंग करते हैं और बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए। एग्रो फार्मिंग का मतलब होता है जो एग्रीकल्चर वाली जो फार्मिंग होती है, ठीक है, उसे हम लोग एग्रो फार्मिंग कहेंगे, जिसमें हम लोग क्रॉप उगाते हैं। और इसमें ये किससे संबंधित है? लीसा से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? एट द प्रेजेंट विच इज द मोस्ट मैकेनाइज्ड कल्टीवेटेड क्रॉप इन इंडिया? वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की फसल कौन सी, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा यंत्रों की जरूरत पड़ती है? ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2011 में आया हुआ है। शुगर केन, पैडी, मेज, वीट। शुगर केन, पैडी, मेज और वीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीट। वीट में सबसे ज्यादा हमें क्या होगा? यंत्रों की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा मशीनों की, सबसे ज्यादा यंत्रों की, सबसे ज्यादा जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट लगते हैं मैकेनिकल वाले, सबकी सबसे ज्यादा किस में पड़ती है? वीट में पड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। एट द प्रेजेंट क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया। ये दो यूपी टीजीटी 2011 2000 यूपी पीछे 2098 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। देखो, इस समय ये जो क्वेश्चन आया था उसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, यूपी टीजीटी 2011 के अकॉर्डिंग। लेकिन अब प्रेजेंट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट में जो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, ठीक है, जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी है? 155.4%। कितनी है? 155.4% है इंडिया की। ठीक है। लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी में सबसे पहले स्थान पे कौन है? पंजाब। सबसे पहले स्थान पे कौन है क्रॉपिंग इंटेंसिटी में? सबसे पहले स्थान पे कौन सा है? सबसे पहले स्थान पे कौन होगा? पंजाब होगा। ठीक है। दूसरे स्थान पे हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है। भारत की हमें जरूर याद रखनी, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है। अभी मैंने आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ क्रॉप बटे नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ क्रॉप बटे नंबर ऑफ ईयर। ठीक है। ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला होता है। नहीं, इसमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी, सॉरी सॉरी सॉरी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। ठीक है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है, उसका फार्मूला अलग होता है। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था। जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है, इसमें ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बटे नेट कल्टीवेटेड एरिया इनटू 100, ये जो होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है। क्या होता है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है। ठीक है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपन नेट कल्टीवेटेड एरिया, ये क्या होता है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है। ठीक है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? मान लो हमारा 10 एकड़ का खेत है, खेती करने योग्य पूरा खेत है, लेकिन हमने फसल कितने किसमें बोई है? 8 एकड़ में बोई है, 2 एकड़ में नहीं। लेकिन हमारी फसल उग किस में सकती है? 10 एकड़ में उग सकती। तो नेट हमारा जो कल्टीवेटेड एरिया कौन सा कितना है? 10 एकड़ हो जाएगा। क्रॉप्ड एरिया कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको ऐसे हम लोग कर देंगे और ये कितना आ जाएगा? ये 80 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो पूरा इंडिया का निकाला गया वो कितना है? वो है 155.4%। 155.4% पूरा इंडिया का क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। ठीक है। अगला बात करते हैं, बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप सोन द अदर क्रॉप इन द सेम फील्ड इज नोन एज। अभी मैंने आपको बताया था मिक्स्ड क्रॉपिंग, मतलब फसल कटने के पहले फसल जो है खेत में खड़ी हुई है, लेकिन दूसरी फसल जो है उस पर बुआई कर दी जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं, इंटर क्रॉपिंग कहते हैं, ड्राई एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं। ओवरलैप कर देंगे। ठीक है। उसे कटाई से पहले हम लोग क्या करते हैं? फसल को, दूसरी फसल को बुआई कर देते हैं। इंटरक्रॉपिंग मैंने अभी आपको बताया था, एक फसल के साथ दूसरी फसल उसी में बोना, इंटरक्रॉपिंग। ड्राई एग्रीकल्चर क्या होता है? ड्राई एग्रीकल्चर होता है जहाँ पे जो वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है, जो वार्षिक वर्षा होती है वहाँ जो 750 mm से कम होती है, जहाँ पे वार्षिक वर्षा, उसे हम लोग कहते हैं ड्राई एग्रीकल्चर। ठीक है। जो शुष्क शुष्क खेती होती है, जहाँ पे पानी की कमी होती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करते हैं, एक से ज्यादा फसलों को बोना, उसे कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। सस्य वैज्ञानिक का कर्तव्य नहीं होता। यूपी टीजीटी 2010 में आया हुआ। जो हमारा सस्य वैज्ञानिक होता है, ठीक है, उसका कर्तव्य क्या नहीं होता? खेत के अंदर उपयुक्तता और अंतिम परिणाम खोजना, बिल्कुल होता है, ये भी होता है। वैज्ञानिक, विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय, ये भी सही है। फसलों की पैदावार के बीच कारकों को समझना, ये भी काम होता है। विभिन्न कारकों का समन्वय कर शोध करना। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा उसका काम नहीं होता? उसका काम जो होता है विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय स्थापित करना नहीं होता। विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम उसका नहीं होता है, ठीक है। अब हर वैज्ञानिक के पास वो जाके अपना संबंध बनाना है या अपना भाईचारा बढ़ाए, तो उसका ये काम नहीं होता। उसका ये काम होता है फसलों को देखे, उनके कारणों को समझे, उनका शोध करे, ये इसका काम होता है सस्य वैज्ञानिक का। वैज्ञानिकों के बीच संबंध स्थापित करना नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। रिसेशन फार्मिंग क्या होती है? असामान्य परिस्थितियों में आंशिक उपज प्राप्त करना, बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना, खनिज प्राप्त करने के लिए शीघ्र बढ़ने वाली फसलों की खेती करना, कृषित फसलों के बाद 2 वर्ष चारागाह रखना। ये यूपी टीजीटी 2010 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद उसमें फसल पैदा करना। बाढ़ का जब पानी निकल जाता है उसमें क्या होता है, उसमें फसल पैदा की जाती है। इसी को हम रिसेशन को ही हम लोग क्या हिंदी में बोलते हैं, दियारा खेती। क्या को बोलते हैं? दियारा खेती बोलते हैं। दियारा खेती क्या होती है? दियारा खेती में ज्यादातर कुकुर बिटेशी वाली क्रॉप उगाई जाती है। अब कुकुर बिटेशी जैसे आप लोग कभी कभी देखते होंगे, जो नदियां होती हैं, ठीक है, जब वो मई जून में सूख जाती है, गर्मियों में क्या होती है, नदियां सूख जाती है, पानी कम हो जाता है, तो उनके बीच में बालू वाली जगह छूट जाती है जहाँ पे पानी नहीं होता। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे किसान क्या करते हैं, वहाँ पे जैसे खीरा बुआई कर दी, कद्दू बुआई कर दी, वहीं पे तरबूज की बुआई कर दी, खरबूजे की बुआई कर दी। तो इसी खेती को ही हम लोग क्या कहते हैं, दियारा खेती कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दियारा खेती। पहले पानी था, पानी क्या हुआ, सूख गया, मतलब पानी चला गया, उसके बाद हमने क्या इसमें कुकुरबिटेसी वाली क्रॉप्स उगा दी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिसेशन फार्मिंग या दियारा खेती कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र क्या है? मतलब 3 साल के लिए जो फसल चक्र है बुंदेलखंड के लिए, वो कौन सा होना चाहिए? बुंदेलखंड एरिया है, यानी वहाँ पानी की कमी होगी। यूपी टीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, वहाँ पानी की कमी होगी। तो उसी अनुसार हमें क्या करना है, उसी अनुसार हमें फसल चक्र की 3 वर्षों के लिए फसल चक्र बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन फसल जो है कम पानी चाहने वाली फसल है। ज्वार है, ज्वार इसमें भी है, ज्वार आ रहा है, ठीक है। मक्का, मक्का भी कम फसल पानी चाहती है, ये भी ठीक है। साथ में गेहूं, गेहूं आ गया, ये नहीं हो सकता। ज्वार, धान, धान तो बहुत ज्यादा पानी चाहता है, ये तो कतई नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें भी गेहूं आ गया, ये नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें गेहूं के साथ बरसीम थी। बरसीम जितना गेहूं, लगभग उतनी बरसीम पानी चाहने वाली फसल होती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक फसल क्या थी, एक परती थी। परती का मतलब होता है जब हम दो फसलों के बीच किसी एक निश्चित समय के लिए, एक सीजन के लिए क्या होता है, आप खेत को ऐसे खुले छोड़ देते, उसमें कोई भी फसल नहीं उगाते, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग परती कहते हैं। तो इसमें पानी की जरूरत तो है नहीं। तो ये जो प्रणाली है, ये जो फसल चक्र है, सिस्टम बनाया गया है, ये सबसे उत्तम माना जाएगा बुंदेलखंड के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, जो कि आपका यूपी पीजीटी 2010, यूपी पीजीटी 2013 में आया हुआ है। निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है? मृदा पोषण का स्तर मतलब जो न्यूट्रिएंट हैं किसमें, सॉइल में, उनके लेवल को बढ़ाता है, ऐसा कौन सा फसल चक्र है? ज्वार गेहूं, धान गेहूं, बाजरा गेहूं, मूंगफली गेहूं। तो इसमें कौन बढ़ाएगा? मूंगफली गेहूं बढ़ाएगा। अभी मैंने आपको बताया था, जो भी लेग्यूमिनेसी वाली क्रॉप्स होती हैं उनकी जड़ों में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया क्या कहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन सॉइल में आएगी, जिससे कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी।
तो इसमें कोई तो नहीं दिख रहा था, लेकिन ये जो है लेग्यूमिनस क्रॉप दिख रही थी, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, मक्का आलू तंबाकू की शस्य सघनता कितनी होगी। ठीक है, मतलब क्रॉप इंटेंसिटी कितनी होगी मक्का आलू और तंबाकू की। अगर मक्का आलू तंबाकू की बात करें, इंटेंसिटी का मतलब मैंने अभी आपको बताया था क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन कितना होगा, तो अभी मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ क्रॉप बटे नंबर ऑफ ईयर इंटू 100। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ क्रॉप फसलों की संख्या बटे वर्षों की संख्या गुणे 100 से हम भाग कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्रॉप कितनी है, 3 क्रॉप है हमारी। नंबर ऑफ ईयर, तो नंबर ऑफ ईयर की बात करते हैं, तो जो हमारी फसल सघनता है, ठीक है, मक्का आलू और तंबाकू के लिए, ठीक है, इसकी भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और 100 हो जाएगा, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी, 300% आ जाएगी। इसकी भी कितनी आ जाएगी, 300% इसकी भी आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 300% इसका राइट आंसर। और ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2010 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। बीज और बुआई हेतु उपयुक्त सामग्री का चुनाव करना, भूमि एवं जल प्रबंध करना, फसलों के लिए उचित अंतराकर्षण क्रियाओं का प्रबंधन करना, कृषि हेतु पशुओं का प्रबंधन करना। ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2009 में आ चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि हेतु पशुओं का प्रबंधन करना नहीं इसका मूलभूत सिद्धांत होता है। इसका मूलभूत सिद्धांत होता है बीज बुआई की प्रयुक्त सामग्री का चुनाव करना, भूमि एवं जल प्रबंधन करना, फसलों के लिए उचित अंतराकर्षण क्रियाओं का प्रबंधन करना। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन, ये तीनों जो ऑप्शन है इनके मूलभूत सिद्धांत हैं। ठीक है, डी वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए, आपके क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और जो ये हमारी एग्जाम टारगेट सीरीज जो चल रही है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम बताए थे, जैसे एएफओ का एग्जाम हो गया, यूपीटी एलटी का एग्जाम हो गया, अभी जो आपका पीजीटी का एग्जाम दिल्ली वाला लगा हुआ है, आरपीएससी का जो एग्जाम आने वाला है पीजीटी का, सारे के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे आपको लेवल उसके क्वेश्चन की जो मेथड है वो समझने की इसमें आपको रुचि बढ़ती है। ठीक है, और इसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि इसी के हिसाब से आप तैयारी करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, तो पता लगे लेवल आपका लो आ रहा है, आप बिल्कुल हाई लेवल तैयारी कर लें। तो आजकल जो है बहुत गैप हो जाता है चीज़ों में। ठीक है, तो दोनों चीज़ें लेके चलनी है, मेथड देखना है और सोल्यूशन देखना है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। और आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं इसकी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, एग्री पाठशाला नाम से है। इसका जो लिंक है वीडियो के नीचे आपको दे देंगे, उसमें आप क्लिक करेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे ग्रुप में। ठीक है,